अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा इसका सब्जेक्ट है मुतालिया पाकिस्तान। मुतालिया पाकिस्तान के पिछले लेक्चर में हमने 1965 के सदारती इंतखाबात का जायज़ा लिया था कि उसमें कैसे धांधली की गई, बीडी मेंबर्स कैसे जो है वो कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करने से कासिर रहे और अयूब ख़ान की मकबूलियत उन इंतखाबात की वजह से किस तरह से कम हुई। 1965 का ही एक और अहम वाक़या है जंग सितंबर 1965, पाकिस्तान और भारत की जंग के वाक़यात का जायज़ा लेने से पहले ज़रूरी ये है कि हम उसके असबाब में चले जाएं। हम ये समझ लें कि वो जंग हुई क्यों थी। पाकिस्तान और भारत क़याम के साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज़ादी मिलते साथ ही एक ऐसी दुश्मनी ने जन्म लिया जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, और ये दुश्मनी पाकिस्तान की जानिब से नहीं थी। अजीज़ तलबा, पाकिस्तान के वजूद को हिंदू बनिए ने कभी तस्लीम ही नहीं किया। हिंदू बनिए का अखंड भारत का ख्वाब जो था वो टूट गया पाकिस्तान के क़याम से, और फिर जिस नज़रिए पर वजूद में आया था, यानी दो कौमी नज़रिया, वो तो किसी सूरत हिंदू बनिए को हज़म ही नहीं हो रहा था। पाकिस्तान जब बना उस वक्त से ही हिंदू बनिए ने अपनी मकरूह साजिशों का जाल बुन दिया था। पाकिस्तान बनते साथ ही हिजरत के दौरान, बल्कि हिजरत की नौबत ही इसलिए आई कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई, उनके खून से दरिया लाल कर दिए गए, उनकी इज़्ज़तें लूट ली गई, उनके मालो असबाब लूट लिए गए, घरों को आग लगा दी गई, घरों के अंदर जिंदा जला दिए गए लोग। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख लोग कत्ल हुए, हज़ारों ख़वातीन अगवा हुई और उनको हिंदुस्तान में ही रखा गया, जो शायद आज भी वहीं हैं, वहीं हिंदुओं के बच्चों को जन्म दे के मर चुकी हैं, हिंदुओं और सिखों के बच्चों को जन्म दे के मर चुकी हैं। बनिया यहीं तक नहीं रहा, बनिए ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर चाल चली, जिसका जायज़ा हमने इब्तदाई मसाइल में भी लिया था। कभी सरहदी तनाज़े खड़े किए, लाइक रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा, कश्मीर का तनाज़ा, मनावादर और जूनागढ़ पर कब्ज़ा, रियासत हैदराबाद दक्कन पर कब्ज़ा, अंग्रेज़ के साथ मिली भगत के साथ गुरदासपुर को हिंदुस्तान में शामिल करवाना। अलगर्ज जहां जितना उसको मौका मिला उसने वो अपनी जो फितरत थी उसका इजहार किया। हिंदू बनिए की फितरत है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। हिंदू की गर्दन के ऊपर जब आपका पांव हो तो वो राम राम करता है, और जब उसके हाथ में छुरी हो तो फिर वो राम राम भूल के आप पे हमला कर देगा। जब उसे यकीन हो कि उसके पास ताकत है तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो किसी वजह का इंतज़ार नहीं करेगा कि उसे वजह मिले, वो बगैर वजह के भी आपको काट देगा। एक तरफ तो मुहाजिरीन के कत्लेआम का जो है वो वाक़या हुआ, फिर सरहदी तनाज़ात खड़े किए गए, पाकिस्तान के जो जायज़ हुकूक थे पैसों के हवाले से, सामान के हवाले से, उसको रोका गया। पाकिस्तान को हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक लिया गया, एक मुस्तकिल मसाइल जो है क्रिएट किए जाते रहे। 1956 में रन ऑफ कच्छ पर भारतीय फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तानी दिफा जो है वो नहीं था वहाँ पे, चूँकि बहुत मुश्किल टेरेन है ये, सिंध और थर के इलाके में जो है वो रन ऑफ कच्छ और सिंध का जो बॉर्डर है वो लगता है समंदर तक जो है वो बॉर्डर ये फ्लो करता है।
पाकिस्तान ने उस पर इंटरनेशनल फोरम्स पे एहतजाज किया। बिलाखिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने उसको मुतनाज़ा इलाका तस्लीम कर लिया। उसके बाद 1962 में भारत को चाइना से शर्मनाक शिकस्त हुई जंग में। भारत ने खूब असलहा जमा किया और 1965 के अवाइल में ही अपनी फ़ौज और अपनी अवाम का मोराल बूस्ट करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए रन ऑफ कच्छ का महाज जा छेड़ा। अप्रैल 1965 में भारत ने जो है वो 2 डिव फौज वहाँ पे लाई और पाकिस्तान के इलाकों पर, और उस जो तनाज़े वाला इलाका था, डिस्प्यूटेड जो एरिया था, जहाँ पे दोनों ममालिक ये तस्लीम कर चुके थे कि ये मुतनाज़ा इलाका है जिसकी हैसियत का फ़ैसला होना अभी बाकी है, उस पर बज़ौर क़ुव्वत कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ पे कब्ज़ा करने तक नहीं रहे बल्कि आगे पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब दिया और ना सिर्फ भारतीय अफवाज को अपने इलाके से निकाल बाहर किया, बल्कि मुतनाज़ा इलाके से आगे तक हिंदुस्तान की टेरिटरी जो थी, हिंदुस्तान के जो इलाके थे, उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त पाकिस्तानी अफवाज को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक दिया गया तक कि नौबत जो है वो खुली जंग की ना आए, अमन का सबूत दिया गया। बहरहाल उसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने धमकी दी कि अब हम अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेंगे, और उन्होंने वो मर्ज़ी का महाज कश्मीर में जाके खोला। कश्मीरी अवाम पर दायरा हयात तंग कर दिया गया। कश्मीर में सदारती राज नाफिज करके कश्मीर को भारत में मदगम करने की कोशिश की गई। उसकी मुतनाज़ा हैसियत जो थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया ताकि कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, मुसल्लह तहरीक चलाई जा सके। उस तहरीक में कुछ कामयाबियाँ हासिल हुई तो कुछ नाकामियाँ हिस्से में आईं। भारत जब उस तहरीक को बर्दाश्त ना कर सका और उसे लगा कि अगर ये तहरीक इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा, तो भारत ने एक फुल फ्लेज हमला जो था, मुकम्मल एक हमला जो था कश्मीर की सरहद के ऊपर कर दिया। दर्रा हाजी पीर पर कब्ज़ा किया गया। कारगिल दिराज सेक्टर्स में जो है वो एडवांस किया भारतीय फ़ौज ने और कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया। उसके ये वाक़यात अगस्त के हैं। अगस्त के एंड पे 25 से 26 अगस्त जो है वो भारतीय फ़ौज ने दर्रा हाजी पीर पर आके कब्ज़ा किया। बाकी इलाकों में भी इसी तरह से जो है वो भारतीय फ़ौज जो थी वो आगे बढ़ रही थी। चूँकि पाकिस्तान के दिफा इस तरफ भी सिर्फ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट थी एक, जो पूरे कश्मीर के दिफा पर मामूर थी, और जो तकरीबन नीम फ़ौजी दस्ते थे लाइक रेंजर्स, पाकिस्तान की प्रॉपर आर्मी नहीं थी। पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है छंब पर हमला करके दिया। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो छंब जौड़ियाँ से होती हुई अखनौर की तरफ जा रही थी। करीब था कि पाकिस्तानी फ़ौज अखनौर पर कब्ज़ा कर लेती, और अखनौर पर अगर पाकिस्तानी फ़ौज कब्ज़ा कर लेती तो भारत का कश्मीर के साथ राब्ता ख़त्म हो जाता। यहाँ पे आके भारत के सब्र जो था, भारत की जो बर्दाश्त थी, उससे ये लगा कि कश्मीर मेरे हाथ से निकल गया है। भारत ने उस वक्त कश्मीर बचाने के लिए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, बैनुल अक़वामी सरहद जो है, कश्मीर की बाउंड्री जो है वो बैनुल अक़वामी सरहद नहीं है, वो एक लाइन, सीज़ फायर लाइन है, जंग बंदी लाइन है, कंट्रोल लाइन है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। चूँकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर की हैसियत का फ़ैसला अभी नहीं हुआ। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का, या आज़ाद रहना है, इसका फ़ैसला अभी नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल सरहद नहीं है कि वहाँ पे होने वाली जो सरहदी खिलाफवर्जी और वो चीज़ें हैं उनको जंग का नाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल भारत ने कश्मीर को बचाने के लिए अखनौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़ा जो दबाव था उसको कम करने के लिए अपनी ताकत के ज़ोम में कि हमारे पास पाकिस्तान से 3 गुना 4 गुना बड़ी फ़ौज है, हमारे पास हवाई जहाज़ों की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास बाकी वसाइल जो जंग के हैं वो ज़्यादा हैं, इस ज़ोम में भारत ने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर हमला लॉन्च कर दिया। ये हमला लाहौर पर हुआ था, शुरू लाहौर से हुआ था, और भारतीय बनिया जो है, भारतीय अफवाज जो है वो सुबह का नाश्ता लाहौर में करना चाहती थी। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तानी दिफाई लाइन बहुत कमज़ोर होगी
और उनका ख्याल सच था, चूँकि पाकिस्तान की तरफ दिफा पे पूरे लाहौर के दिफा के लिए रेंजर्स के एक लाइन थी और उसके बाद सिर्फ 3 कंपनियां थी जो लाहौर का दिफा कर रही थी। मतलब 300 से 400 लोग थे जो लाहौर पूरे का दिफा कर रहे थे, पूरे लाहौर सेक्टर का। और भारत ने अटैक करने के लिए 4 डिव लाए थे। 4 डिव का मतलब है तकरीबन 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार फौज लाया था भारत। उस फौज के साथ हमला किया जा रहा था और आगे दिफा के लिए 300 लोग थे, 400 लोग थे। ये गैर आलानिया जंग थी जो बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके भारत ने शुरू कर दी। फिर इस जंग में क्या हुआ, जंग के अहम वाक़यात को आज हम डिस्कस करेंगे। भारत ने इस हमले में 3 जगहों को टारगेट किया था। लाहौर, दूसरा चविंडा, यह सियालकोट का सरहदी इलाका है, और तीसरा राजस्थान, यह हमारी तरफ जो थर का इलाका है, सिंध, रन ऑफ कच्छ का इलाका भी इसको आप कह सकते हैं। रन ऑफ कच्छ जो इलाका था, भारत इस जंग के बदले रन ऑफ कच्छ की नाकामी का भी बदला लेना चाहता था। तो जब ये हमला हुआ तो सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान जो है, उन्होंने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब किया। उन्होंने खिताब में कहा कि भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमारे सिपाही आगे बढ़ गए हैं, तो सरहदों पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहिरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी और भारतीय हुक्मरानों को इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानती है और उसको झुकाना और हराना मुमकिन नहीं है। और यह हकीकत है कि मुसलमान के हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुसलमान के पास कामयाबी के 2 रास्ते हैं, फतह या शहादत। हम फातेह होकर भी कामयाब हैं और हम शहीद होकर भी कामयाब हैं, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और शहादत, मरना एक दिन सब ने है और शहादत से बेहतर मौत कोई नहीं है। तो मुसलमान के लिए नाकामी तो है ही नहीं। जो मुसलमान सिपाही भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सरहदों पर मौजूद थे, उनका भी यही जज्बा था और ये जंग जज्बे से लड़ी गई थी, मादी वसाइल से नहीं लड़ी गई। लाहौर वागा के महाज पर, वागा का जो इलाका था, इसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी सरहद से थोड़ा सा पीछे आके BRB नहर जो है उसके किनारे, पाकिस्तान वाली साइड वाला जो किनारा है, उस किनारे को सरहदी लाइन बनाया था, अपनी ये डिफेंस लाइन बनाया था। फ़ौजें अमूमन बॉर्डर के ऊपर दिफा नहीं किया करती। बॉर्डर पे हमारे सिर्फ सर्वेलेंस के, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे सर्वेलेंस के दस्ते होते हैं। चूँकि ये अटैक जो है वो गैर एलानिया था, तो पाकिस्तानी अफवाज सरहद के ऊपर मोर्चाजन नहीं थी। ये हमला अचानक था और हर वक्त फ़ौजें सरहदों पे नहीं रहा करती। फ़ौज की जो डिफेंस लाइन है वो बॉर्डर के पीछे होती है। पाकिस्तान की डिफेंस लाइन BRB नहर थी। पाकिस्तान ने BRB नहर को अपनी डिफेंस लाइन बनाया और उस डिफेंस लाइन पे बहादुरी के वो हैरत अंगेज़ कारनामे सरअंजाम दिए पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, जिन्हें आज भी सुनकर यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक दलेर हो सकता है। इसी महाज पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद भी लड़े, जो 6 या 7 दिन तक बगैर सोए, बगैर कुछ आराम किए जो है वो दुश्मन का मुकाबला करते रहे और दुश्मन के कई हमले उन्होंने पिस्पा किए। और बिलाखिर एक सुबह जो है वो 13 या 14 सितंबर की सुबह जो है वो दुश्मन ऊंची जगह पे खड़े होके दुश्मन के तरफ से आने वाले हमले का जायज़ा ले रहे थे और दूरबीन से दुश्मन की पोजीशनों और उनके टैंकों की मूवमेंट जो थी, जो हरकत थी, उसको देख के अपने तोपखाने से गोलाबारी करवा रहे थे।
उन्हें बारहा कहा गया कि आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह दुश्मन को नज़र आती है, लेकिन वो अपनी जगह से पीछे नहीं हटे, क्योंकि जहाँ पे अगर वो जगह दुश्मन को नज़र आती थी तो वहाँ से दुश्मन भी नज़र आता था। जहाँ से जो जगह दुश्मन को नज़र नहीं आती थी वहाँ से दुश्मन भी नज़र नहीं आता था। और उस वक्त उनकी जान से ज़्यादा अहम जो काम उनको लगा वो था अपनी मिट्टी का दिफा। उसके सामने उनकी जान कुछ नहीं थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और दुश्मन के उस हमले को तबाह करवा दिया। लेकिन उसी दौरान दुश्मन का एक गोला जो है, वो टैंक का एक गोला आके सीधा उनके सीने में लगा और वो जाम शहादत नोश कर गए। बहरहाल उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन को BRB नहर क्रॉस नहीं करने दी। वो दुश्मन जो 6 सितंबर की सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करना चाहता था, जो अपनी फतह के जाम यहां लढ़ाना चाहता था, वो जंगे सितंबर के 17 रोज की लड़ाई के बाद भी BRB नहर क्रॉस नहीं कर सका। अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद BRB नहर क्रॉस नहीं कर सका। बल्कि हुआ यह कि पाकिस्तान के जवाबी हमला जो था वो खेमकरन कसूर वाली साइड से हुआ था। पाकिस्तान की अफवाज ने पहले दुश्मन के जो पूरा ये हमला था कसूर से लेकर लाहौर के पूरे महाज पर था, तो पाकिस्तान अफवाज ने पहले इस हमले को रोका और रोकने के बाद कसूर सेक्टर से वापस जो है वो जवाबी हमला किया और खेमकरन और असल उत्तर तक चली गई, जहाँ पे फिर लड़ाई हुई। जब 8 सितंबर तक दुश्मन ये देख चुका था कि लाहौर और कसूर के महाज पर उसके लिए नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी लिखी है, तो भारत ने दूसरा महाज खोला और वो महाज था चविंडा, सियालकोट। भारत ने यह देखा कि पाकिस्तान की जो बख्तरबंद फौज है, टैंक्स जो हैं, वो लाहौर के महाज पे भारतीय अफवाज के हमलों का जवाब दे रहे हैं और असल उत्तर की लड़ाई में पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक तबाह भी हुए। पाकिस्तानी अफवाज जब खेमकरन क्रॉस करके आगे असल उत्तर तक चली गई थी, तो वहाँ पे दुश्मन ने एक चाल चली कि उसने वो नहर का बंद तोड़ दिया और टैंक्स फंस गए, वो मूव नहीं कर सकते थे। तो उसके बावजूद वो लड़े, लेकिन साकिन थे, तो बहुत सारे टैंक तबाह हुए। उसके बाद दुश्मन को यह हौसला हुआ कि पाकिस्तान के दिफा में टैंक्स तो होंगे नहीं, तो हमें टैंक्स की लड़ाई लड़नी चाहिए। और टैंक्स की लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने चविंडा सियालकोट के महाज का इंतखाब किया। और फिर यहाँ पे जंगे अजीम दोम, दूसरी जंगे अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई जो थी, इसमें मैन वर्सेस टैंक की लड़ाई हुई। एक तरफ टैंक हमला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्चर्स और आरआर गन्स के साथ हमारे सिपाही खुले मैदान में खड़े हुए उनका मुकाबला कर रहे थे। हमारे पास टैंकों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद वो जंग लड़ी गई। फिर उसके बाद ये जो आपकी किताब में लिखा भी हुआ है कि जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका, तो ऐसा हुआ नहीं था हकीकतन। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि एक टैंक के सामने एक आदमी जो है वो बगैर किसी ज़ीरा बख्तर के, बगैर किसी चीज़ के, एक तन के ऊपर जो वर्दी है वही पहने हुए सीधा खड़ा हुआ टैंक के साथ लड़ाई कर रहा है। तो ये टैंक के सामने लेटने और बम बांधने वाली बात ही है। इस तरह से वो हमला रोका गया था। टैंकों का वो हमला इस तरह से रोका गया। तो वहाँ पे अगर उसके वाक़यात सुनाना शुरू करूँ तो ये लेक्चर जो है वो शायद दिनों पे मुहित हो जाए। बहादुरी के जो मुहैयर और उकूल कारनामे अंजाम दिए गए, अकल दंग रह जाती है उनको सुन के। बहरहाल ये हमला भी नाकाम कर दिया गया। फिर भारत ने ये देखा कि सिंध राजस्थान के महाज पर पाकिस्तान की जो दिफाई लाइन है वो बहुत कमज़ोर है, तो भारत ने तीसरा हमला वहाँ से जाके किया था। वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद इतनी थोड़ी थी कि रज़ाकार बुलाने पड़े।
और वो रज़ाकार थे, ये पीर पगाड़ा के जो पैरोकार थे, हुर जो कहलाए, हुरों की जो फ़ौज थी उससे हुर आए और 50,000 हुर आ गए। इसमें से 5,000 जो थे उनको आगे ले जाया गया। हुरों ने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलके राजस्थान में ना सिर्फ दुश्मन की उस फ़ौज को मार के भगाया, बल्कि दुश्मन के बहुत सारे इलाके पर आगे जाके कब्ज़ा भी कर लिया, जिस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए भारत आखिरी दम तक कोशिश करता रहा। जंग बंदी होने के बाद भी वो कोशिश करता रहा कि वो इलाके किसी तरह से वापस ले ले, ताकि टेबल पे जो है वो बेहतर पोजीशन में हो, मुज़ाकरात की मेज़ पे बेहतर पोजीशन में बैठ सके। लेकिन उसका हर हमला नाकाम बनाया गया। खेमकरन का इलाका, राजस्थान के जो इलाके थे, जो किले और वो जो सहरा में काफ़ी सारा इलाका जो था वो फतह जो किया गया, वो आखिर तक पाकिस्तानी फ़ौज के और हुरों के कब्ज़े में ही रहा। अखनौर तक का जो इलाका था वो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में रहा। अखनौर के बॉर्डर, अखनौर की सरहद पे, अखनौर के बाहर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद थी और वहाँ से उनको हटाया नहीं जा सका। राजौरी डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ के जो इलाके थे उन पे जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के मुजाहिदीन थे उनका कब्ज़ा था। मेजर मुनव्वर अवान जो है उनको लीड कर रहे थे और वो 3 से 4 अजला जो थे कश्मीर के, उन पे एंड तक कब्ज़ा था और उन मुजाहिदीन को बड़ी मुश्किल से वापस बुलाया गया था। बहरहाल फिर अगर हम फ़िज़ाइया की बात करें तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया और भारतीय फ़िज़ाइया का कोई मुकाबला ही नहीं था। ना सिर्फ हमारे तैयारे जो है उनकी सलाहियत कम थी और उनकी तादाद तो सिरे से पाकिस्तान के पास 150 तैयारे थे, जबकि भारतीय फ्लीट जो था, भारतीय बहरी बेड़ा 700 से ज़्यादा जहाज़ों पर मुश्तमिल था, हवाई जहाज़ों पर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 6, 7 और 8 3 दिनों में भारतीय फ़िज़ाइया को जो है वो बिठा दिया था। उसके बाद पूरी जंग में भारतीय फ़िज़ाइया कहीं नज़र नहीं आई। भारतीय फ़िज़ाइया को इन 3 दिनों में इतना नुकसान पहुंचा दिया गया था कि उसके बाद उसकी कमर टूट गई और वो पूरी जंग के दौरान उठ ही नहीं सकी। अगर हम नेवी की बात करें तो पाकिस्तान ने यहां पे भी अग्रेसिव डिफेंस का फैसला किया। आगे बढ़ के पाकिस्तान की अब्दोस गाजी ने द्वारका की बंदरगाह जो थी उसके ऊपर बमबारी की और द्वारका से निकलने से जहाज़ों को, वहाँ पे खड़े हुए जहाज़ों को तबाह कर दिया। उसके बाद आबदोज हमारी जो थी गाजी, वो जाके बम्बई के साहिल पे, बम्बई के जो पोर्ट के बाहर जाके खड़ी हो गई और पूरी जंग के दौरान उसने एक भी भारतीय जहाज़ को वहाँ से निकलने नहीं दिया। बाकी जहाज़ों ने द्वारका की बंदरगाह को मुहासरा किए रखा और उस पर गोलाबारी करते रहे। भारतीय नेवी समंदर में आ ही नहीं सकी। और अगर हम भारतीय नेवी की तादाद का देखें तो भारतीय नेवी के पास तैयारा बरदार जहाज तक थे विक्रांत। भारतीय नेवी की ताकत जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन उसको अपने बिलों से निकलने ही नहीं दिया गया। फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने तारीख रकम की, जिन्होंने 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अलगर्ज इस मुख्तसर 17 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की अफवाज के हर शोबे ने अपनी सलाहियत से ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए। दुनिया हैरान है कि 4 गुना बड़ी फ़ौज, इतने ज़्यादा वसाइल के साथ उसने हमला किया और उसका वो हमला न सिर्फ रोक लिया गया बल्कि कई मकामात पर उसे हटा के उसके इलाके पे भी कब्जा कर लिया गया। ये अक्ल में नहीं आता था बात। बस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके जंग के असरात क्या हुए। इस जंग में जिस बहादुरी और जोशो खरोश से अवाम ने हिस्सा लिया वो भी एक दरख्शां बाब है हमारी तारीख का। मुसलमान कौम की ये खासियत है कि वो चाहे जितनी भी बटी कटी फटी हुई हो, जब उसे उसका दुश्मन दिखाया जाता है ना तो वो मुत्तहिद हो जाती है। यही 19 सितंबर 1965 में हुआ।
भारत हमारा दुश्मन है। जब ये कौम को पता चला और हम पे जरहियत पे उतर आया तो पाकिस्तानी कौम सारी की सारी उठ खड़ी हुई, अपने शहीदों, अपने गाजियों के साथ मैदान जंग में जाने के लिए बेताब थे। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने पीछे रहने और ज़ख्मियों की मदद करने और कौम को संभालने का टास्क दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। खून देने वालों की अस्पतालों में लाइनें लग गई। पूरी कौम ने जो है वो दिल खोल कर चंदा दिया जंग के लिए। जंग में बरादर इस्लामी ममालिक ने भी पाकिस्तान का काफ़ी साथ दिया और इस जंग से मसला कश्मीर भी उजागर हुआ और पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हुआ। और यही वजह है कि हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं, अपने दिफा का दिन मनाते हैं। मौजूदा अभी 50 से 60 साल गुजरने के बाद भारत को भी ख्याल आया कि जंग सितंबर में उन्हें फ़तह हुई थी, तो भारत ने भी फ़तह की तकरीबात मनाना शुरू कर दी और खूब ज़ोर शोर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भारत उस जंग में जीत गया था। जीत ये थी कि 4 गुना बड़ी ताकत के साथ आपने हमला किया था तो अब लाहौर फ़तह करते। आपने चविंडा सियालकोट पे टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ी थी तो अब चविंडा सियालकोट को फ़तह करते। आपने राजस्थान में लड़ाई छेड़ी थी तो अब राजस्थान में आगे बढ़ाते। लेकिन दुश्मन इन ऑब्जेक्टिव्स में से कोई भी अचीव नहीं कर पाया। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल बॉर्डर पे था अपना डिफेंस, और हमने डिफेंस बखूबी किया। बहुत कम तादाद के साथ वो डिफेंस किया हमने, और हम इसको यौम दिफा के तौर पे मनाते हैं। ये जो जंग थी इसने पूरी कौम को जो है वो यकजा कर दिया और पूरी कौम की दुआओं और कोशिशों से इस जंग में फ़तह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। इस यकजहती, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और कौम की हिफाजत करने वाले उन बहादुर नौजवानों को जिस कदर खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम होगा। इसी जंग में मेजर राजा अजीज़ भट्टी को बहादुरी का मुजाहरा करने पर निशान हैदर दिया गया, और बहुत सारे जो शुहदा थे उनको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की और अपनी कौम की खातिर कुर्बान हो गए। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक लेक्चर में मुआशी तरक्की के हवाले से जो अयूब खान ने इक़दामात किए थे उनका जायज़ा लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।